अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुशफ़ाक़ मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूं एसईओ ब्लॉगिंग का कोर्स जो हम अपने इदारे में करवाते हैं। इस कोर्स में हम सीख रहे हैं कि कैसे हम स्क्रैच से एक फ्रेश डोमेन से बाय करने से लेकर उस पे तमाम इंस्टॉलेशंस वर्डप्रेस की होस्टिंग के साथ उसके लिंकेज वगैरह तमाम प्रोसीजर को गुजारते हुए आज हम स्टेज पे आ चुके हैं और हमने अभी तक वर्डप्रेस की साइट बना ली है। तमाम पेजेस स्ट्रक्चर कैटेगरीज टैग्स ये सारी चीज़ें भी हमने देख ली हैं, पोस्ट भी बना ली हैं और हमने कीवर्ड रिसर्च भी सीख ली है। कीवर्ड रिसर्च के साथ साथ हमने कंटेंट की प्लानिंग वगैरह को भी एड्रेस कर लिया है। तो ये सारी स्टेजेस में से अगर किसी एक स्टेज को, किसी एक लेक्चर को आपने मिस किया है, तो आप आज के लेक्चर को ठीक से समझ नहीं पाएँगे। बेहतर यही है कि आप गुज़िश्ता लेक्चर्स को देख लीजिए और फिर आप इस लेक्चर को दोबारा से देख लीजिए। आज के लेक्चर का टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ को और इनसे गुज़िश्ता लेक्चर हमने जो किए थे, उनमें हमने ऑन पेज एसईओ को सीखा था। अब ऑन पेज एसईओ क्या होती है डिटेल में मल्टीपल लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं। आज हम इसका कॉन्ट्ररी बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ पेज एसईओ की एक टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको सीखने वाले हैं। ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, इसका इम्पैक्ट क्या है एसईओ में, क्यों ज़रूरी है, कैसे बनती है, डिफरेंस क्या है इसमें और टेक्निकल एसईओ में, और टेक्निकल एसईओ का भी टॉपिक आप लर्न कर चुके हैं। तो इन तीनों का डिफरेंस क्या है ये भी लर्न करेंगे और डिटेल में जानेंगे इसको कैसे यूज़ करना है, कौन-कौन सी टिप्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन से मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम अपने साइट की ऑफ पेज एसईओ करते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ को भी लर्न करते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आइंदा आने वाले लेक्चर आपको बर वक़्त मिल सकें और आप अपनी साइट पे उन सीखी हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें और अपनी साइट को रेडी कर सकें कि वो रैंक हो सके। तो सवाल होगा आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा और अगर वीडियो बनाना मकसूद होगा तो सेपरेट एक वीडियो भी उसके लिए रिकॉर्ड कर दी जाएगी। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और सीखते हैं ऑफ पेज एसईओ। हमारा टॉपिक है ऑफ पेज एसईओ क्या होती है और ऑफ पेज एसईओ की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं। ऑफ पेज एसईओ का इंट्रोडक्शन। ऑन पेज की पहले बात कर लेते हैं। ऑन पेज क्या था कि हमने वो तमाम टेक्निक्स अप्लाई की अपने उस पेज पे, अपनी उस पोस्ट पे, ब्लॉग पे, आर्टिकल पे जो उस पेज से रिलेटेड थी। यानी कि हमने अपनी साइट पे एसईओ के जो एस्पेक्ट थे, फैक्टर्स थे उनको अप्लाई किया था। अब टेक्निकल एसईओ क्या थी? टेक्निकल एसईओ में हमने अपनी साइट के कुछ टेक्निकल जो फैक्टर्स है उनको लर्न करना सीखा था और ये भी हम एक डिटेल लेक्चर में इसको कवर कर चुके हैं। आप इसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको ये भी नज़र आ जाएगा। ऑफ पेज एसईओ ऑन पेज एसईओ का एग्ज़ैक्टली उल्ट है। और कैसे उल्ट है कि अब आपने अपनी साइट की एसईओ तो करनी है, लेकिन एसईओ के लिए आपने अपनी साइट पे काम नहीं करना। तो फिर ये साइट की एसईओ कैसे हुई? आपने अपनी साइट के बैकलिंक्स बिल्ड करने हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, जिससे आपकी वेबसाइट की एसईओ हो जाएगी। तो ये काम आपने करना है। अब इन तीनों जो एसईओ की हमने जो टाइप्स थी इनको हमने लर्न किया था। आज करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ और आइंदा आने वाले 2-3 लेक्चर्स भी ऑफ पेज एसईओ से ही रिलेटेड है। तो इनको हम लर्न करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ कि ताकि इनको अंडरस्टैंड करना और डिफरेंशिएट करना भी आसान हो जाए। आपने एक घर बनाया और उस घर में आपने अ, स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर के साथ क्या हुआ कि आपने उस घर की पाइपलाइन, उसकी वायरिंग, उसका ड्रेनेज सिस्टम सेटअप किया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल हैं और टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड हैं। ये इसका आपकी घर की लेआउट से, उसके आउटलुक से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये एक इंश्योर करता है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो आपके घर की जो फंक्शनिंग है, उसको मुतासिर कर सकता है। तो ये जो सारा जो फंक्शन था, ये आपकी टेक्निकल एसईओ भी ऐसे ही काम करती है। ऑन पेज एसईओ क्या थी? आपने अपने घर में एक रूम को डेकोर किया, उसकी डिज़ाइनिंग की, उसमें पेंट वगैरह करवाया, उसमें फैन्स वगैरह लगाए, एसी लगाया, लाइटिंग का सेटअप किया, फ्लोर कारपेटिंग की, सोफ़ा सेट लगाया, बेड सेट लगाया और ये सारी चीज़ें जो आप करें, जो आप डिज़ाइनिंग के लिए कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए, तो ये आपका ऑन पेज एसईओ का पार्ट हो गया। और ऑफ पेज एसईओ आपके घर का फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोर्टयार्ड है। आपने बाहर जो लॉन बनाया हुआ है,
इसका आपके उस टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ और उस ऑन पेज जो एस्पेक्ट था, ऑन रूम था, जो इनसाइड था आपके हाउस के, उससे ताल्लुक़ नहीं। ये आउटसाइड है, बट आपकी साइट के लिए, आपके घर के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा लुक फ़राहम कर रहा है जिससे आपके घर की जो वैल्यू है, उसके घर की जो अपीयरेंस है, वो अच्छी मुतासिर हो रही है। तो ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? एक्टिविटीज़ जो अपनी वेबसाइट से बाहर परफॉर्म करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट रैंक हो सके। और ये क्या करती है मेनली? ये करती है आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी, ट्रस्ट और रेलेवेंस को कंसीडर करते हुए सर्च इंजन आपकी साइट को रैंक करता है। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट है टेक से रिलेटेड, आपने टेक के किसी एक निश में काम किया है और आप अपनी ही रेलेवेंट वेबसाइट पे रहते हुए, वैसे तो किसी पे भी कर सकते हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी ही निश में रहते हुए किसी वेबसाइट पे एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं और उस आर्टिकल में आपकी साइट का लिंक लगा हुआ है, तो जब वो आर्टिकल क्रॉल होगा तो उस क्रॉलिंग में गूगल डिस्कवर करेगा उस एंकर टेक्स्ट को, उस यूआरएल को भी जो आपकी साइट की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है। अब उससे क्या होगा? एक तो आपकी साइट भी डिस्कवरी में आ जाएगी और उस होस्ट वेबसाइट की तरफ से आपकी साइट को एक फेवर मिल रही है, एक एंडोर्समेंट मिल रही है, जिससे गूगल को, सर्च इंजन को ये समझ आती है कि ये एक अच्छी वेबसाइट है और इसको किसी न किसी ने रेफ़र किया है। शिदा साहब इसकी बड़ी अच्छी एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। अगर हम दोस्त अहबाब की बात करें तो हमारे दोस्तों के सर्कल में एक ऐसा बंदा है जिसके ताल्लुकात पॉलिटिशियंस के साथ भी हैं, पुलिस के साथ भी हैं, वुकला के साथ भी हैं। तो हम पूरी जो गैदरिंग है या हम इलाके के लोग हैं, हम समझते हैं यार इसके तो बड़े लोगों के साथ लिंक है और उसको बड़ी ताज़ीम दे रहे होते हैं। तो कुछ ऐसा ही एस्पेक्ट इधर भी है। जब आपके रेफरेंसेस मुख्तलिफ वेबसाइट पे पब्लिश हुए होंगे विद देयर लिंक्स, जहाँ से आइडेंटिफाई किया जा सके कि इनका लिंक आपस में बन रहा है, तो गूगल की नज़र में भी उस साइट को तरजीह दी जाती है। एक आगे केस स्टडी भी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, वो भी देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी अच्छे से कि रैंकिंग में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब ऑफ पेज एसईओ आपकी किस किस चीज़ से रिलेटेड होती है, क्या-क्या काम होते हैं जो ऑफ पेज एसईओ के अंडर आते हैं। आपने ब्लॉगिंग करनी है, कोई आर्टिकल, कोई पोस्ट पब्लिश करनी है, आपने फोरम्स पे पोस्टिंग करनी है। फोरम्स क्या होते हैं कि एक कम्युनिटी के कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, कम्युनिटीज़ पे मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उन पे बातचीत की जा रही होती है। फोरम्स पे भी आप जो पब्लिकेशन करते हैं, कोई चीज़ पब्लिश करते हैं, कोई कंटेंट, कोई आंसर, और उसमें अगर आपने अपना लिंक एम्बेड कर दिया है, तो वो आपकी साइट की तरफ रेफ़र कर रहा होता है। तो ये फोरम्स के ऊपर एक हमारा डेडिकेटेड लेक्चर है, जो कि भी आप इसी सेक्शन में सीखेंगे। बट सेक्शन का मतलब सेक्शन है, लेक्चर नहीं है, तो आने वाले लेक्चर में आप इसको भी सीखेंगे। फिर सोशल मीडिया, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बड़ा सोर्स है। आप अपने लिंक बिल्डिंग के लिए और फ्री में आप बिल्ड कर सकते हैं। आप सोशल प्रोफाइल्स अपनी, इंस्टाग्राम है, एक्स ट्विटर, और लिंक्डइन कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं। और लाइक आपका अगर इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपको लगता है वहाँ पे कम्युनिटी मौजूद है, तो आप उसका भी यूज़ कीजिएगा और वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करके प्रोफाइल में अपना लिंक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी साइट की जो प्रेजेंस है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे दिखाते हैं और उसको वहाँ पे मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से गूगल को समझ आती है ये एक ब्रांड है और इस ब्रांड की जो प्रेजेंस है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे है और ये नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन मी, ये मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है गूगल सर्च पे। इसके पास आने वाली ट्रैफ़िक, इसकी जो ब्रांड की जो रिकॉग्निशन है वो मल्टीपल प्लेसेस पे है और वहाँ से यूज़र इनकी साइट पे भी आता है और इसको ट्रैक भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने फ़ेसबुक पे एक अपने आर्टिकल का लिंक लगाया और उस लिंक पे क्लिक करके कोई यूज़र आ जाता है आपकी साइट पे, डिटेल में लर्न करने के लिए। तो गूगल को पता है कि फेसबुक से ट्रैफ़िक रिडायरेक्ट हुई और गूगल एनालिटिक्स में आप इसको देख भी सकते हैं कि मेरी साइट पे आने वाले 100 लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ट्रैफ़िक थी आपकी साइट की, 100 लोगों में से कितने लोग सोशल मीडिया से आए हैं, कितने लोग जो हैं वो सर्च इंजन से आए हैं, गूगल सर्च से, ठीक है? और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट यूआरएल आपका एड्रेस बार में हिट किया है। तो ये सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी और इसको हम लर्न भी कर चुके हैं। प्रेस रिलीज़ेज़ हैं,
प्रेस रिलीज़ न्यूज़ से रिलेटेड है, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड लेक्चर है। इंट्रोडक्शन के लिए बस प्रेस रिलीज़ है कि प्रेस से रिलेटेड है, न्यूज़ से रिलेटेड है, आप अपने कोई प्रमोशन है, अपने ब्रांड से रिलेटेड कोई ऑफ़र कर रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, उसके बारे में आप प्रेस रिलीज़ शाया करते हैं। कैसे करते हैं, इसको डिटेल में हमने आइंदा आने वाले लेक्चर में इसको कवर करना है। आप किसी इवेंट पे, किसी वीडियो में, किसी डॉक्यूमेंट में, कोई पीडीएफ है, कोई फाइल शेयरिंग है, इन जगहों पे अगर आपने कुछ अपने लिंक्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, तो ये आपकी साइट की ऑफ पेज एसईओ है। अब ये सब में बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, इसमें डायरेक्टरीज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, इमेजेस भी हैं और जहाँ-जहाँ पर आप अपनी साइट का लिंक प्लेस कर सकते हैं, वो तमाम रिसोर्सेज़ जो आपकी साइट की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे, वो आपकी ऑफ पेज एसईओ का पार्ट होंगे। आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं। अब हमने इतना डिटेल में जाना और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग भाग-दौड़ कर रहे होते हैं किस चीज़ के लिए? बैकलिंक्स के लिए। अब भाग-दौड़ से मुराद ये है कि सिर्फ़ लिंक चाहिए। उसके लिए मेरे हमारी क्लास में स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर हम दोस्त आपस में एक-दूसरे को लिंक दे लें तो ये कैसा है? अब लिंक तो आप दे लेंगे लेकिन लिंक देने का फ़ायदा क्या होगा? फिर अगर मिसाल के तौर पर 100 स्टूडेंट्स का बैच था और सब जो है एक-दूसरे के साथ लिंक एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक यूज़र के पास इस वक़्त 99 बैकलिंक्स हो गए हैं। तो ये क्वांटिटी से क्या फ़र्क पड़ रहा है? बैकलिंक्स तो आपको तब चाहिए और उस साइट से चाहिए जिसकी ऑलरेडी अपनी कोई अथॉरिटी है, उसकी अपनी कोई ब्रांड रिकॉग्निशन है गूगल की नज़र में। और इस तरीके की एक्टिविटी जहाँ पर ये इतने ज़्यादा लिंक्स आप बिल्ड कर रहे होते हैं, जो जेन्युइन नहीं दिखते हैं और एक्सचेंज भी नज़र आ रहा है, तो उसकी वजह से गूगल इसको माइंड करती है और आपकी साइट को पेनल्टी भी देती है। और इसको भी हमने सर्च कंसोल वाले टॉपिक में कवर किया था। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर आपने अपनी साइट के ढेर सारे लिंक्स बिल्ड कर लिए हैं, आपके रेफरिंग डोमेन्स भी ज़्यादा हैं। अब रेफरिंग डोमेन्स क्या होते हैं? रेफरिंग डोमेन्स कि कौन-कौन सी डोमेन्स हैं जो आपको रेफ़र कर रही हैं, जहाँ पे आपका लिंक लगा हुआ है। अब इसको आंसर कीजिएगा अपने सोच के मुताबिक। मैंने नेक्स्ट सॉल्यूशन पे अपनी एक साइट का लिंक लगवाया, तो मेरा एक लिंक गिना जाएगा, एक बैकलिंक होगा और उसका आरडी क्या होगा रेफरेंस डोमेन कि मुझे नेक्स्ट एज सॉल्यूशन ashfaq.com मेरी वेबसाइट है और नेक्स्ट एज सॉल्यूशन पे मैंने एक आर्टिकल पब्लिश करवाया, तो मेरे रिजल्ट्स मुझे बताया जा रहा है कि आपके पास एक आरडी है, नेक्स्ट एज सॉल्यूशन और एक आपका बैकलिंक है, तो ये मुझे रिपोर्ट बता रही है। मैं 1 हफ्ते के बाद, महीने के बाद दोबारा से जाता हूँ नेक्स्ट सॉल्यूशन के पास और उनसे कहता हूँ, एक और आर्टिकल मेरा पब्लिश कीजिए अपनी वेबसाइट पे। अब इस केस में मेरे आरडीज़ कितने हो जाएँगे और बैकलिंक्स कितने हो जाएँगे, ये आपने बताना है, ठीक है? मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में इसका आंसर क्या है, वो आपने बताना है। मैं फ़िलहाल अपनी इल्म के मुताबिक आपसे बात करता हूँ। आप इस केस में जो मैंने अभी आपके सामने डिफाइन किया, मेरे आरडीज़ 2 और बैकलिंक्स भी 2 हो जाने चाहिए। ऐसा ही है? क्योंकि 2 हो गए ना मैंने 2 दफ़ा नेक्सस सॉल्यूशन से राब्ता किया और मैंने 2 आर्टिकल्स वहाँ पे लगवाए हैं। हरगिज़ नहीं। मेरे बैकलिंक्स 2 हो गए, लेकिन रेफरिंग डोमेन 1 ही है। तो रेफरिंग डोमेन्स में ये क्या कि दूसरी दफ़ा भी तो नेक्स्ट सॉल्यूशन ही है, तो मेरे आरडी 1 होगा, रेफरिंग डोमेन 1 और मेरे बैकलिंक्स हो जाएँगे 2। तो इस केस में आपने प्रेफ़र ये करना है कि ये रिपीटेड आरडीज़ ना हों, आप मल्टीपल आरडीज़, मल्टीपल डोमेन्स के साथ राब्ता करके अपने बैकलिंक्स लगवा रहे हो। तो ये जो भाग-दौड़ है लिंक्स बिल्डिंग की, तो हम ये अगर कर लें कि हमने बड़े अच्छे-अच्छे बैकलिंक्स अपनी वेबसाइट के बना लिए हैं, तो हमें विन करने से, रैंक होने से कोई नहीं रोक सकता, तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो आपके ख़्याल में ये कैसी प्रैक्टिस है? क्या ये आपको विन करवाने के लिए काफ़ी है? अगेन आंसर इज़ नो। बहुत इम्पोर्टेंट है ऑफ पेज एसईओ, लेकिन विन करवाने के लिए सिर्फ़ ये अकेला काफ़ी नहीं है। ये समझ लीजिए आपके एक पूरे पज़ल का एक पीस है। ये पीस लगेगा तो आपकी साइट की एसईओ कंप्लीट होती है। लेकिन सिर्फ़ इस एक पीस की प्रेज़ेंस में अगर बाकी पीसेस नहीं हैं, आपने साइट की रिस्पॉन्सिवनेस नहीं फिक्स की, पेज स्पीड नहीं देखी, आपने साइट की ऑन पेज एसईओ नहीं की है, आपकी साइट की टेक्निकल एसईओ नहीं है, फ़ोकस इज़ ऑफ पेज एसईओ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो क्या होगा बाकी पीसेस तो एब्सेंट हैं। तो एक पीस क्या सॉल्व करेगा पज़ल को, कैसे आपको विन करवाएगा?
तो इम्पोर्टेंट इज़ कि तमाम एस्पेक्ट्स आपके कवर होंगे तो फिर आप इस काबिल होंगे कि आपकी साइट रैंक हो सके। व्हाई डज़ इट मैटर? क्यों मैटर करती है ऑफ पेज एसईओ? ताकि सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स को बताया जा सके कि हमें रेफ़र करने वाले, हमें एंडोर्स करने वाली वेबसाइट्स मौजूद हैं, हमारी ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए, हमारी आइडेंटिटी के लिए और हमारी अथॉरिटी के लिए ये ज़रूरी है। गूगल इसको समझता है अच्छा और इस वजह से हमें मौका मिलता है। और इसको ऑन पेज एसईओ के साथ आप कंबाइन करके, यानी कि ये नहीं कि ऑफ पेज एसईओ पे फोकस करना है या ऑन पेज को छोड़ देना है या ऑन पे करना है तो ऑफ को छोड़ देना है, सब ज़रूरी हैं। तो आपने होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना है, होलिस्टिक स्ट्रैटेजी के मुताबिक आपने एज़ अ होल तुम पूरे प्रोजेक्ट को किसी एक पे फोकस करने के बजाय पूरे प्रोजेक्ट को, अपनी साइट के पूरे प्रोजेक्ट को आपने अच्छे से हैंडल करना है और सब फोकस रखना है। गूगल अपनी जो एल्गोरिदम है, उनको चेंज करती रहती है, उसके अपडेट्स आते रहते हैं और आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा और उसको फॉलो करते रहिएगा कि गूगल के जो कोर अपडेट्स आ रहे हैं, उनमें क्या-क्या बदलाव आए हैं और वो क्या चाहती है और बाकी एक्सपर्ट्स उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। लेकिन फ़िलहाल इसकी वेटेज वगैरह के बारे में अगर बात कीजिए कि गूगल इसको कितनी वेटेज देता है, तो इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। लेकिन एक जो मोज़ है, जो एएचआरईएफ और सेमरस जैसा एक टूल है, जो आपके साइट के बैकलिंक्स और साइट के स्टैट्स आपके साथ शेयर करता है, ट्रैफ़िक और उसका जो अथॉरिटी वगैरह से रिलेटेड, तो मोज़ के मुताबिक आपकी साइट का 50% जो वेटेज है, वो ऑफ पेज एसईओ पे है। उम, उनके मुताबिक कुछ ऐसा है। अब इसमें कितना बदलाव आ चुका है और कितना हद तक ये ट्रू है, एक एस्टिमेट्स हैं जो एक्सपर्ट्स अपनी राय रखते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी एक फैक्टर के बारे में। तो इसके बारे में हतमी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक फैक्ट शेयर किया गया था। तो बहरहाल ये 50 से अगर बिलो भी है, 40 भी है, 25 भी है, तो स्टिल ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। कहीं पे हमने 1 पॉइंट हमें मिल रहा है, वेटेज हल्की होगी, बहुत कम होगी, लेकिन इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए जब आप अपनी साइट को तैयार कर चुके हों, ऑन पेज एसईओ कर चुके हों, तो उसके बाद आपका फ़ोकस फिर ऑफ पेज एसईओ पे होना चाहिए। और ऑफ पेज एसईओ में भी आने वाला लेक्चर फाउंडेशन बैकलिंक्स है, तो आपका स्टार्ट फाउंडेशन बैकलिंक्स से हो और फाउंडेशन बैकलिंक्स के बाद फिर आपका जो बैकलिंक्स हैं, जो हम बनाते हैं गेस्ट पोस्ट, उसके मुताबिक फिर आपने अपनी साइट को रेडी करना है। ये डिफरेंस है और डिफरेंस जो ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ के बारे में हम अभी इसको डिटेल में लर्न कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इसको इस वक्त हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। अब आपका एम क्या होगा? एम बिल्कुल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसको ऑफ पेज एसईओ का मतलब सिर्फ लिंक लगाना तो नहीं है ना? कि आपने किसी भी पे एक टेक्स्ट लिखा, पैराग्राफ लिखा, कुछ भी और उसमें आपने सिर्फ़ लिंक लगा दिया। यकीन कीजिएगा मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग गेस्ट पोस्ट का काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ़ वेंडर से राब्ता करना और क्लाइंट को हंट करना और उनके एक इंटरमीडिएट रोल प्ले करने वाला ही काम है इनका। इनके पास क्लाइंट कहता है कि मेरा लिंक लगा दें और ये एक पता नहीं किस प्रॉम्प्ट के तहत किसी ने एआई से एक कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो टॉपिक उनको मिला होता है, जो कीवर्ड मिला होता है या टाइटल जो मिला होता है, उसके मुताबिक वो एक आर्टिकल जनरेट करते हैं और शेयर करते हैं और उसमें लिंक लगा देते हैं। और यकीन कीजिएगा वो ऐसा बोगस किस्म का मैंने कंटेंट बहुत दफ़ा देखा है, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा मैंने कंटेंट देखा है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता किसी को भी, ना वेंडर को, ना कस्टमर को। फॉर एग्जांपल अब आपने गुज़िश्ता लेक्चर्स में जब ऑन पेज की थी एसईओ, तो उसमें हमने कितनी ज़्यादा फैक्टर्स का ख़्याल रखते हुए कंटेंट को पब्लिश किया था। अब आपने अगर अपनी वेबसाइट पे लिखे हुए आर्टिकल पे इतनी मेहनत की है, तो उसके बाद जब आप चाहते हैं कि मैं किसी और वेबसाइट पे अपना आर्टिकल लगाऊँ, एक गेस्ट पोस्ट, अपनी एक आर्टिकल लिखा, अपनी साइट पे लगाया तो वो पोस्ट है, लेकिन आपने आर्टिकल लिखा और किसी और की वेबसाइट पे पब्लिश करवाया, तो वो आपके लिए गेस्ट पोस्ट है। गेस्ट पोस्ट आपने पब्लिश करवाई किसी वेबसाइट पे, उस पे आपने अपनी साइट से ज़्यादा मेहनत करनी है, ख़्याल रखना है उसकी क्वालिटी का, उसकी ऑन पेज एसईओ का। वो क्यों? वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर उस पे क्रैप कंटेंट लगेगा, जो कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो गू जब गूगल उसको क्रॉल करेगी तो उसको कोई अहमियत नहीं मिलेगी, तो उसको सर्प में जगह नहीं मिलेगी तो उस पे ट्रैफ़िक नहीं आएगी तो उसकी ट्रैफ़िक का असर, तासुर उस पेज पे लगे हुए यूआरएल जो है, जो लिंक है आपका, उसका आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो है ना ज़रूरी?
अब आपने अच्छा कंटेंट लिखा, सर्च में उसको जगह मिली, ट्रैफिक उसके ऊपर आई, उस पेज का अपना अथॉरिटी स्कोर बनना शुरू हुआ और उस पेज पे लगे हुए लिंक्स में वो जूस ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी अथॉरिटी का शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है आपको। तो ऐसे बैकलिंक का आपको फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि आपने कोई भी कंटेंट लगाया और उसमें सिर्फ़ एक अपनी साइट का लिंक ऐड कर दिया। तो आपका प्राइमरी एम होना चाहिए कि आप क्वालिटी कंटेंट पे फ़ोकस कीजिएगा रादर देन क्वांटिटी कि मेरे 100 बैकलिंक्स हैं। लेकिन वो एक वेबसाइट के 100 बैकलिंक्स हैं और दूसरी तरफ एक वेबसाइट के सिर्फ़ 10 बैकलिंक्स हैं। देखिए वो 10 बैकलिंक्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छे कंटेंट के साथ हैं, हाई अथॉरिटी वेबसाइट के साथ हैं, तो वो 10 वाला विनर होगा, 100 वाला विनर नहीं होने वाला। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका दूसरा है कि बैकलिंक्स आपकी ट्रस्टवर्थी अथॉरिटी वेबसाइट के साथ होने चाहिए। वो जो पहले मैं एग्जांपल शेयर कर रहा था आपके साथ जिसमें मैंने बताया कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम आपस में लिंक एक्सचेंज कर लेते हैं, तो लिंक एक्सचेंज करने से फ़ायदा तो नहीं होगा ना कोई। एक वेबसाइट जिसकी अपनी अथॉरिटी नहीं है, जिसका अपना कोई ट्रस्टवर्थीनेस नहीं है, उससे आप लिंक लेके क्या फ़ायदा हासिल कर लेंगे? क्या उसका अपना पास ज़ीरो डोमेन रेटिंग है, ज़ीरो अथॉरिटी स्कोर है उसका और उसका ज़ीरो में से आपको क्या मिल जाएगा? लेकिन अगर किसी वेबसाइट का अच्छा स्कोर है 50, 60, 70, 45, 30 उस वेबसाइट पे आपका लिंक लगता है और वो अच्छा कंटेंट होता है, ऑप्टिमाइज़्ड होता है, साइट की अपनी स्टैट्स अच्छी हैं, तो उस पे आपको मिलने वाली ट्रैफ़िक से जो पेज का जो अपना स्कोर इंक्रीज़ होगा, उसका शेयर आपको मिलता रहेगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो आपने अच्छी वेबसाइट्स की तलाश करनी है, लिस्ट वगैरह कहीं से अगर आपको मिलती है कि जी ये लिस्ट हैं, ये टेक की हैं, ये फूड की हैं, ये हेल्थ की हैं, इनमें से सिलेक्शन कर लें, इनके साथ रेट लगे हुए हैं, जैसे कि जीबीओ-वीबीओ में काम करते हैं लोग। तो वो अगर आपके पास आती है तो उसमें पहले साइट को खुद से आप असेस कीजिएगा, बिल्कुल उन्हीं असूलों के तहत जिन असूलों को हम सीख रहे हैं। आपने उन असूलों के तहत साइट्स को क्वालीफाई करना है, क्वालीफाई करने के बाद साइट विन करती है तो उस पे आप गेस्ट पोस्ट लगवा लीजिएगा, कंटेंट आपने खुद से देना है। किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को कंटेंट आपने ये नहीं कहना कि खुद से लगा दें। कंटेंट खुद से देंगे तो आपने अपने लिए कंटेंट लिखा, मेहनत की आपने, किसी को देंगे तो उसने 1-2 पैराग्राफ्स, 3 पैराग्राफ्स के अंदर विदाउट फॉर्मेटिंग, विदाउट किस चीज़ को ख़्याल रखे, विदाउट कंसीडरिंग कि आपके लिंक की उस जगह पे जगह भी बन रही थी कि ज़बरदस्ती इंजेक्ट किया गया उसको। ये तो आप ही करेंगे क्योंकि आपने सब चीज़ें सीख ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जो चीज़ें सीख रहे हैं, इसको अपनी साइट पे भी अप्लाई कीजिएगा और इसी फ़ॉर्मूले को, इन्हीं रूल्स को आपने दूसरी गेस्ट पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। हाई क्वालिटी बैकिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? कैसे अंदाज़ा होगा? जो मैंने अभी कहा था कि आपने उसको मेयार पे परखना है लिस्ट में से कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 वेबसाइट आती हैं, 100 वेबसाइट आती है कि 100 वेबसाइट है, इनमें आप बैकलिंक लगवाना चाहते हैं तो मुझे बताइए। तो उनमें से आपने पहली 10 को नहीं कर लेना, पहले आखिरी 10 को या बीच में से 10 को या रैंडम वो जो कहते हैं जी कि पुग लेते हैं, पुगना नहीं है यहाँ पर। आपने उनको मेयार पे परखना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि उसकी रेलेवेंस मेरे साथ बनती है या नहीं। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ की वेबसाइट आपकी है, तो आप वहाँ पे टेक की साइट का सिलेक्शन कर रहे हैं या हेल्थ की भी कोई ऐसी कैटेगरी है, आप माइक्रो निश की बात कर रहे हैं हेल्थ की, तो आपके साथ वो रिलेट नहीं करती है। तो आप मिलते-जुलते के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन टोटली ऑपोज़िट है जिसमें कोई रेफ़रेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं बनना, तो ऐसी जगह पे आपने काम नहीं करना, लिंक नहीं लगवाना। दूसरी अथॉरिटी उस वेबसाइट का ट्रस्ट क्या है? क्या उसकी डोमेन अथॉरिटी है? उसके ट्रैफ़िक के क्या स्कोर है? ये आप एएचआरईएफ सेमरस से चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने के बाद आप ये फ़ैसला कीजिएगा कि क्या इस साइट के स्टैट्स अच्छे हैं जो मुझे कोई जूस ट्रांसफ़र कर सकें, अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर सकें। डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ सोर्सेज़ होने चाहिए ब्लॉग, फोरम्स और न्यूज़ साइट के। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही डगर पे चल रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। तो आपने अपने जो ऑफ पेज एसईओ के जो बैकलिंक्स हैं, इसमें आपने फोरम्स को भी यूज़ करना है, प्रेस रिलीज़ेज़ को भी यूज़ करना है, जो आपके सोशल मीडिया है इसका भी यूज़ करना है, वेब 2.0 का भी यूज़ करना है, गेस्ट पोस्ट को भी यूज़ करना है। तो जहाँ-जहाँ पर मुमकिन हो सकता है, हम अपनी साइट की ब्रांड को पब्लिश कर सकें, उसको पब्लिक कर सकें, वो काम हमने करना है। अगर एक ही जगह पे चलते रहेंगे तो उसको गूगल इस पैटर्न को देखते हुए शायद उसको स्पैमी एक्टिविटी भी कंसीडर कर ले।
और पेनल्टी भी मिल सकती है इसके ऊपर। नेचुरल प्लेसमेंट हो और ऐसा लगे कि ये नेचुरल है, अब एक दिन में 100 बैकलिंक्स भी बिल्ड हो सकते हैं। तो आप इसको ग्रेजुअली भी अगर बिल्ड करते रहें और उस ग्रेजुअली जो बिल्ड करने हैं स्टेप बाय स्टेप करते रहें, आस्ता-आस्ता काम करते जाइए और लिंक्स बिल्ड करते जाइए। और इसमें एक चीज़ का ये भी ख्याल रखिएगा कि जहाँ पे कहीं पे लिंक लगाना पड़ता है, उस लिंक में एंकर टेक्स्ट क्या है? एंकर टेक्स्ट के बारे में भी बात करते हैं। एंकर टेक्स्ट क्या है और वो जो जहाँ पे लिंक लगा है वो पूरा सेंटेंस एक्चुअली क्या है? उस जगह पे क्या वो लिंक की गुंजाइश बन रही है? नहीं बन रही तो वो गुंजाइश बनानी पड़ेगी। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, रेलेवेंस अपने टॉपिक के साथ बनाते हुए उस लिंक को वहाँ पे एम्बेड करना, ये ज़रूरी है। इन मेयार पे परखने के बाद आपने साइट का कोई सिलेक्शन कर लेना है। जी, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको जूस, इक्विटी या अथॉरिटी ट्रांसफ़र करते हैं। लिंक साइट जहाँ से आप लिंक ले रहे हैं, उसकी अपनी अथॉरिटी क्या है, उस साइट की पॉपुलैरिटी क्या है गूगल की नज़र में, टूल्स की नज़र में। और एंकर टेक्स्ट, अब एंकर टेक्स्ट की बात हुई है तो आगे मैं इस पे डिटेल में बात करता हूँ। एंकर टेक्स्ट आपने जिस वेबसाइट पे लगाया उस एंकर टेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ था, वो क्या डिफ़ाइन कर रहा था और वो आपकी जो साइट है जिस पे लिंक लेने हैं, वो आपके टॉपिक से कितना ज़्यादा लिंक करती है। और उस पेज के ऊपर, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये पेज के पॉइंट देखते ही मेरे ज़हन में आ गया, ये भी एक एग्ज़ाम्पल हुई है कि कुछ लोग अगर पैसे सेव करना चाहते हैं, वो कहते हैं ठीक है अगर मैंने भी जाना है कराची और आपने भी जाना है, तो हम एक राइड बुक करवाते हैं, उसको शेयर कर लेते हैं, तो हमारा जो किराया है वो बच जाएगा। इस टाइप में तो ठीक है, फ़ायदा है। लेकिन अगर आपने एक गेस्ट पोस्ट आपको मिल रही है फॉर एग्ज़ाम्पल ₹2000 की और आप इसको शेयर करना चाहते हैं 4 लोगों के साथ। आप 4 दोस्त हैं, आप कहते हैं कि हम एक गेस्ट पोस्ट ₹2000 की मिल रही है, हम 500-500 रुपए मिलाते हैं और उस गेस्ट पोस्ट पे 4 लिंक्स लगा देते हैं जिससे हम चारों को फ़ायदा हो जाएगा। अब ये देखिएगा, आपने उस यूआरएल उस पेज पे, उस पोस्ट पे 4 यूआरएल लगाए। अब क्या हो रहा है कि उसका अथॉरिटी स्कोर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 था, उस पेज का अपना। और 4 का जो स्कोर है वो उस पेज पे लगे हुए तमाम यूआरएल्स में डिवाइड हो रहा है। तो मुझे बताइए अब आपको कितना फ़ायदा हुआ पैसे बचाने का? आप सब में तो डिवाइड हो जाएगा वो जो बेनिफिट था, वो जूस था, वो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और उस पे अगर उसने अपना इंटरनल लिंक भी लगाया हुआ है, इंटरनल लिंकिंग भी हमने लर्न की थी वहाँ पे एसईओ में, इंटरनल लिंक भी उसमें लगा हुआ है और उनके अदर लिंक्स भी मौजूद हैं, फुटर के लिंक्स भी हो सकते हैं कि साइट किसने बनाई है, उसके साइड बार में भी लिंक्स हो सकते हैं। तो वो तो बहुत सारे लिंक्स हो जाएँगे तो पता चलेगा आपको एक स्कोर भी नहीं मिल रहा, वो आपका डेसिमल प्लेसेस में चला गया शायद 0.5, 0.25। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? तो आपने कोशिश ये करनी है कि लिंक कम से कम लगाने हैं और ये शेयर नहीं लगाने। ठीक हो गया? स्ट्रैटेजीज़ कौन-सी फ़ॉलो करनी चाहिए ताकि जिसमें जो हम बैकलिंक्स बिल्ड करने में फ़ॉलो करेंगे। एक कंटेंट क्रिएशन है, कंटेंट क्रिएशन पे भी हम बात कर चुके हैं कि कंटेंट को किन तनासुब के साथ, किन स्ट्रैटेजीज़ के साथ बिल्ड करना है। उन पे जैसे हम डिटेल में लर्न कर चुके हैं, उसी क्वालिटी का ख़्याल रखते हुए आप अपने लिंक्स बिल्ड कीजिएगा। और कंटेंट क्रिएशन में क्या है कि आप पब्लिश वैल्यूएबल, शेयरेबल कंटेंट, इन्फोग्राफिक्स, पेपर्स और केस स्टडीज़ वगैरह जो पब्लिश कर सकते हैं, उसको किसी साइट पे लगा सकते हैं। वहाँ पर आप अपना लिंक लगा के पब्लिश कर सकते हैं। तो वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाएगा, एक ऐसा पेज बन जाएगा जहाँ पर ग्लोबली उसको एक्सेस होगी, पब्लिकली एक्सेसिबल होगी और आपके साइट का एक रेफ़रेंस के तौर पर, बैकलिंक के तौर पर उसको कंसीडर किया जाएगा। दूसरी है गेस्ट ब्लॉगिंग पे हम बात कर चुके हैं अभी। और ब्रोकन लिंक बिल्डिंग क्या होती है, आप टूल्स लाइक एएचआरएफ और सेमरश में किसी एक डोमेन को जब उसका एनालिसिस करते हैं तो आपके पास साइड बार में ऑप्शन नज़र आती है ब्रोकन लिंक्स की। आप ब्रोकन लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो वो पूरी साइट का रिव्यू करके आपको बताता है कि इस साइट पे 5 लिंक, 4 लिंक, 10, 20, 50 एनी नंबर जो अगर होंगे तो वो बताता है कि इतने लिंक्स हैं जो ब्रोकन हैं। अब ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं, इस पे हम लर्न कर चुके हैं, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ शॉर्टली। आपने अपनी ही साइट पे एक ब्लॉग लिखा और ब्लॉग लिखने में आपने विकिपीडिया के किसी एक
वो जो है इंसाइक्लोपीडिया किसी एक पेज को लिंक दिया था, यूआरएल ऐड किया था उसका। अब क्या होता है, वो लिंक चेंज हो चुका है या वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। आपने किसी वेबसाइट का लिंक लगाया था और वो वेबसाइट डाउन है, वो चेंज हो चुकी है, वो रीडायरेक्ट हो गई है, वो ओपन नहीं हो रही है। तो इस केस में आपका जो लिंक है वो ब्रोकन हो जाएगा कि वो डेस्टिनेशन पे नहीं लेके जा रहा, वो 404 पे जा रहा है, नॉट फाउंड पे जा रहा है। तो इस केस में वो ब्रोकन लिंक आपको अगर कहीं पे मिल जाते हैं तो आपके वो जो ब्रोकन लिंक का जो आपके साथ शेयर किया जाता है आर्टिकल, उस आर्टिकल पे आप देख सकते हैं कि इस ब्रोकन लिंक में मेरा लिंक लग सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करके कह सकते हैं साइट के ओनर को, एडमिनिस्ट्रेटर को, कि यहाँ पर आपकी साइट की ये लिंक ब्रोकन है, यहाँ पे मेरे पास ये आर्टिकल मौजूद है, यहाँ पे आप मुझे रेफ़र कर सकते हैं। तो इससे उसको भी फ़ायदा हुआ कि उसकी साइट का एसईओ का एलिमेंट आपने आइडेंटिफ़ाई करवाया और उसने ब्रोकन लिंक को फ़िक्स कर दिया, और आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता है तो वो आपका ब्रोकन लिंक को की जगह पे आपका लिंक लगा देगा, जिससे आपको एंडोर्समेंट मिल जाएगी। आप सोशल मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑफ पेज एसईओ में, बैकलिंक्स बिल्डिंग में। और सोशल मीडिया में आपके पास ऑप्शंस क्या है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है। तो इस टाइप की जो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, जहाँ पे आपके अकाउंट्स हैं, उसको यूज़ कीजिएगा। और अदरवाइज़ प्रेफर्ड ये है कि आप अपनी जो डोमेन नेम है, जो आपका ब्रांड नेम है, उस ब्रांड नेम के साथ अपनी इन प्रोफाइल्स को बनाइएगा और वहाँ पे कॉन्ट अपनी प्रोफाइल बनाइए और कंटेंट पब्लिश करते रहिए रेगुलरली, जिससे आपकी एंगेजमेंट मिलेगी आपको, आपको ट्रैफ़िक का सोर्स भी जनरेट होगा। सोशल मीडिया को वैसे हैंडल करने के लिए यहाँ पे थोड़ी-सी टिप्स मेंशन की गई हैं कि आप अपनी प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ कीजिए। प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करने से क्या मुराद है कि आप अपनी बायोस लिखिए, डिस्क्रिप्शन में कुछ अपने बारे में मालूमात लिखिएगा, अपने ब्रांड के बारे में, और अपनी साइट का लिंक वगैरह वहाँ पर लाज़िम ऐड कर दीजिएगा। और कंटेंट पोस्ट वगैरह जो अपनी साइट पे कर रहे हैं, उन पोस्ट को वहाँ पे भी शेयर कीजिएगा अपनी प्रोफ़ाइल्स पे, ताकि वहाँ पे रीडर्स जो आपके के कनेक्शंस होंगे, वो भी उसको देखें, उसको पढ़ें। इंटरेस्टेड लोग आपकी वेबसाइट पे आएँगे, आपको फ़ॉलो करेंगे, एंगेजमेंट मिलेगी, आपके ब्रांड की रिकॉग्निशन मुतासिर होगी अच्छे लफ्ज़ों में, ठीक है? कोलैबोरेशन करी जा सकती है, जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, उनके साथ आप कोलैबोरेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए कोलैबोरेशन आप स्किप कर सकते हैं। लेटर स्टेज पे जब आपकी साइट ग्रो कर जाती है, तो फिर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएँगी कि आपके पास इतने फंड्स भी होंगे कि आप इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज करके, हायर करके अपनी कोई कैंपेन रन कर सकते हैं। अब आपने ऑफ पेज एसईओ के बारे में जान लिया और अब आप ये चाहते हैं कि मैंने इतने जो लिंक्स बिल्ड किए हैं, इनको मेज़र कैसे करूँ, इनको काउंट कैसे करूँ? तो उसके लिए आपके पास टूल्स मौजूद हैं। एएचआरईएफ एस है, सेमरश है, जो आपके बैकलिंक्स के बारे में डिटेल देते हैं। आप अपनी साइट का प्रोजेक्ट, एएचआरईएफ आपको पता है, फ्री में आप अपना साइन अप कर सकते हैं और सिर्फ़ अपनी साइट के लिए, जिसमें आप इसको साइट को वेरीफ़ाई कर देते हैं। तो साइट को वेरीफ़ाई करने के बाद आपकी वेबसाइट के बारे में आपको तमाम मालूमात वहाँ पे फराहम की जा रही होती हैं, और वहाँ से आपको ये भी बताया जा रहा होता है कि आपके आरडीएस कितने हैं, रेफरेंस डोमेन्स कितने हैं और आपके बैकलिंक्स कितने हैं। तो उसकी डिटेल भी वहाँ पे आपसे शेयर की जा रही होती है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो बैकलिंक्स आपको मिल रहे हैं, वो कितने हैं और वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भी आप प्ले करके देख सकते हैं कि उनके क्या रिज़ल्ट्स हैं। और उन वेबसाइट्स जहाँ से आपको आरडीज़, जो आपके आरडीज़ होंगे, उनका भी स्टेट्स वहाँ पे शो किया जा रहा होगा कि इसकी अपनी अथॉरिटी क्या है, वो भी वहाँ पर दिखाया जा रहा होगा। और गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल भी आपको ये मालूमात फ़राहम करते हैं, लेकिन गूगल सर्च कंसोल जिन लिंक्स को वैल्यू नहीं देता, वो आपके सर्च कंसोल में दिखाता भी नहीं है। तो मुमकिन तौर पर आपके अगर 50 बैकलिंक्स हैं, तो गूगल सर्च कंसोल उनमें से शायद 15, 20, 25 को दिखा रही हो। इस तरीके से मुमकिन हो सकता है, जिसको उसने अहमियत ही नहीं दी, तो वो आपको दिखाएगा भी नहीं वहाँ पर। और जो टूल्स हैं आपके सैमरश वगैरह, वो आपके जितने भी बने होंगे बैकलिंक्स, उन सबको वहाँ पे तकरीबन लिस्ट कर रहे होंगे। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने क्रॉलिंग कब की है। ऑफ पेज एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की हमेशा बात की जाती है कामयाबी के लिए। बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंसिस्टेंसी, कि आपने कंसिस्टेंटली काम करते रहना है। इंशाल्लाह ये तमाम इनके जो समरात हैं, असरात हैं, ये फ़ौरी से आपको नज़र नहीं आएँगे, ये थोड़े से टाइम के बाद आएँगे। तो आप कंसिस्टेंट रह के अच्छी क्वालिटी का कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, अपनी साइट के ऑन पेज एसईओ करेंगे, ऑफ पेज एसईओ करेंगे, तो आपको ये
रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे आपने एक टर्म भी सुनी होगी, ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ क्या है कि वो प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो वायलेट करती हैं गूगल की पॉलिसीज़ को, उसकी जो काम करने का, जांचने का जो म्यार है, उनको बाईपास करती है। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को अगर आप अपनाएँगे, और वो क्या है, थोड़ा-सा लर्न कर लेते हैं, बाकी डिटेल में आप इसको एक्सप्लोर भी कीजिएगा, अभी हम करने वाले हैं। तो अगर आप ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं कि सर्च इंजन को आप ब्लफ कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पे साइट पे पेनल्टी आएगी, और पेनल्टी के नतीजे में आपकी साइट को डी इंडेक्स कर दीजिएगा, डी रैंक हो जाएगी, डी इंडेक्स हो जाएगी, और फिर वो सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो गई तकरीबन, समझ लीजिए उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपने ऐसी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनसे बच के रहना है, और जेन्युइन रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं, ताकि रिलेशनशिप आपके बैकलिंक्स हैं वेबसाइट्स वगैरह के साथ, बजाय ऐसे कि आप रोबोटिकली प्रोग्रामेटिकली कोई सर्विस हायर कर ले जहाँ से आपके स्पीड में बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स बिल्ड हो जाएँ, तो वो स्पैमी कंसीडर किए जाएँगे और उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अच्छा, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा जी कि अब एसईओ का कोई स्कोप नहीं है, और ये हमारे किसी एक बैच के एक स्टूडेंट ने भी मुझे कहा था कि सर, मेरे कज़न कहते हैं कि एसईओ का कोई स्कोप नहीं है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। और ये आपने भी सुना होगा कहीं न कहीं पे इंटरनेट पे भी लोगों को बात करते सुना होगा कि एसईओ मर चुकी है, एसईओ का कोई स्कोप नहीं है। तो अगर आपका यही सवाल अगर आप इस वक़्त आप कर रहे हैं कि क्या 2025 में एसईओ बाकी रहेगी, एग्ज़िस्ट करेगी, काम करेगी? तो इसका आंसर है यस, ये बिल्कुल करेगी, और उसके कुछ रीज़न्स हैं, वो भी हम आगे अभी लर्न कर लेते हैं। ये है एक केस स्टडी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। यहाँ पे मैंने कुछ 5 वेबसाइट्स लिस्ट की हैं स्क्रीनशॉट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कीवर्ड था एथिकल हैकिंग, और इसको यूएसए के साथ सर्च किया गया, यूएसए के वीपीएन के साथ। जब इसको सर्च किया गया तो ये 5 लिंक्स आए। अब ये बहुत कि इसका जो केडी था बहुत हाई था, कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत हाई है। हेड टेल, शॉर्ट टेल कीवर्ड है, और इसके ऊपर रैंक करने वाली वेबसाइट्स को अगर हम एनालाइज़ करें कि क्यों ये विन कर रही हैं, तो सबसे पहले आपको ये eCouncil.org की वेबसाइट नज़र आ रही है। नंबर 2 पे सिक्योरिटी की एक वेबसाइट है, टेक्सपोर्ट है, और एक गुरु 99 है। तो ये वेबसाइट्स हैं, ये इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही हैं। अब इसका अगर असेसमेंट की जाए तो पता चलता है कि eCouncil के रेफरिंग डोमेन्स 191 थे, और बाकी वेबसाइट्स के उनसे कम थे। कंटेंट की क्वालिटी के अलावा रैंक करने के लिए आपको ये स्कोर भी चाहिए। 191 का मतलब हरगिज़ नहीं कि आपका भी 191 होना चाहिए, बट दूसरी वेबसाइट के साथ जिसके पास सेम टॉपिक होगा, आप उससे एज पे होंगे अगर आपके आरडीज़ ज़्यादा होंगे। तो मुझे बताइए कि ऑफ पेज एसईओ की अहमियत आपको अंदाज़ा हो गया। सर्च इंजन रेफ़र करती है, प्रेफ़र करती है उन वेबसाइट्स को जिनकी एसईओ की प्रैक्टिसेस ओवरऑल गुड होती हैं। इस केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिला कि हायर अथॉरिटी की जो वेबसाइट होती हैं वो लोअर रैंकिंग वाली वेबसाइट से ज़्यादा ग्रो करती हैं, और हायर अथॉरिटी की वेबसाइट से लिए हुए लिंक आपको ज़्यादा जूस ट्रांसफ़र करते हैं, आपका ट्रस्ट और अथॉरिटी को बिल्ड करने में मददगार साबित होते हैं। ऑफ पेज एसईओ को बूस्ट करने के लिए कुछ टिप्स यहाँ पे शेयर की गई हैं आपके साथ, इसमें आप देख सकते हैं कि क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी, और इस पे भी हम डिटेल में लर्न कर चुके हैं कि आप एक दफ़ा 100 बैकलिंक्स बना लेते हैं, और 100 बैकलिंक्स की बजाय अगर आपके 10 बैकलिंक्स अच्छी वेबसाइट्स के हैं, अच्छे कंटेंट के साथ हैं, तो वो विन कर सकती है। तो यहाँ पर आपने क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी पे फोकस करना है। अपनी वेबसाइट के लिए भी, गेस्ट पोस्ट के लिए भी, और तमाम ऑफ पेज एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे आप सोशल मीडिया पे है, फोरम्स पे है, प्रेस रिलीज़ पे, कहीं पे भी है, स्पैमी काम नहीं करना, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी पे फोकस करना है। हाई क्वालिटी वेबसाइट से लिंक लेंगे, और अपने निश का लाज़िम देखिएगा कि वो वेबसाइट जिस पे आपका लिंक लग रहा है वो आपकी निश से रिलेटेड भी हो। अब क्विकली हम टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स को लर्न कर लेते हैं कि बैकलिंक्स की कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप है डू फॉलो लिंक। ये डिफ़ॉल्ट डू फॉलो ही होता है। अगर किसी लिंक को अगर हम नो फॉलो ना करें तो वो डू फॉलो होता है। डू फॉलो क्या होता है? डू फॉलो से मुराद ये है कि आप सर्च इंजन को ये बता रहे हैं कि जब आप मेरे आर्टिकल को क्रॉल करेंगे तो इस लिंक को भी क्रॉल कर लीजिएगा, और ये मेरी तरफ से एंडोर्समेंट है।
अगर आप नो फॉलो का लिंक लगाते हैं तो सर्च इंजन को आप स्टॉप कर रहे हैं कि भाई मैं इसमें एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसको रेफरेंस के लिए यहाँ पर ऐड किया है, तो इसको क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको फॉलो मत करें। अब डू फॉलो नो फॉलो में क्या फ़र्क हुआ? एक तो क्रॉलेबिलिटी का फ़र्क आ गया, दूसरा जब आप डू फॉलो करवा रहे हैं तो आप अथॉरिटी भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और अगर आप नो फॉलो का लिंक दे रहे हैं तो आप अथॉरिटी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, आप एंडोर्स नहीं कर रहे हैं किसी साइट को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वेबसाइट पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगवाते हैं और मैं आपको नो फॉलो का लिंक देता हूँ, तो आपका आरडी तो आपको मिल जाएगा, आपको बैकलिंक मिल जाएगा, लेकिन जो अथॉरिटी मिलनी चाहिए थी वो आपको ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये दोनों में फ़र्क है। बैकलिंक्स की एक टाइप स्पॉन्सर भी होती है। अगर आप गूगल ये चाहता है कि अगर आपने पैसे लेके लिंक किसी का लगाया है तो वहाँ पर स्पॉन्सर टैग लगाएँ। अगर आप ये लगाते हैं, वैसे नॉर्मली ये फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप लगा देंगे तो ठीक है, नहीं लगाएँगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। एक यूजीसी कंटेंट होता है, बैकलिंक की टाइप है। कैसे पता चलता है सर्च इंजन को कि ये जो कंटेंट इस वक़्त उसकी नज़र से गुज़रा है, ये यूजीसी है, ये यूज़र जनरेटेड कंटेंट है। यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्या होता है? लिंक्डइन और जो दीगर फ़ोरम्स हैं, उन फ़ोरम्स पे क्या होता है, कंटेंट कोई भी आप पब्लिश करना चाहते हैं तो सिंपल आपको एक साइन अप चाहिए होता है। आप साइन अप करते हैं, अपनी डिटेल्स ऐड करते हैं और एक आर्टिकल लगा देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। अब उसकी क्वालिटी वगैरह को परखने के लिए कोई भी वहाँ पर अब एडिटर मौजूद नहीं है जो उसकी प्रूफिंग कर सके। लेकिन आप अपनी वेबसाइट पे एडिटोरियल के खुद ज़िम्मेदार हैं या टीम होगी, आप खुद ज़िम्मेदार हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा परखा जाता है, तो गूगल आपकी वेबसाइट के आर्टिकल को सीरियस लेती है, लेकिन यूजीसी को थोड़ी-सी लेस इम्पोर्टेंट कंसीडर करती है। लेकिन हालिया कुछ दिनों में, गुज़िश्ता कुछ दिनों में, कुछ महीनों में देखा है कि कुछ न कुछ यूजीसी कंटेंट भी रैंक हो रहा है। तो इस केस में लिंक्डइन भी आया है और रेडिट भी आया है, देखने में ये गुज़रा है। आप भी चेक कीजिएगा, कुछ आर्टिकल शायद आपकी नज़र से गुज़रे हों, तो इसलिए आपने किसी भी सोशल मीडिया को, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म फ़ोरम्स को इग्नोर नहीं करना, आपने वहाँ पे भी अपना कंटेंट बिल्ड करना है। बैकलिंक की कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनमें नंबर 1 है नेचुरल लिंक्स। नेचुरल लिंक्स क्या होते हैं कि आपकी साइट पे एक अच्छा कंटेंट लगा हुआ है और मैंने उस कंटेंट को वैसे ही लिंक दे दिया खुद से कि ये अच्छी क्वालिटी का कंटेंट है, मैं रेफ़र कर देता हूँ। अपने रीडर्स के लिए डिटेल में जानने की बजाय, उस पे लिखने की बजाय मैं रेफ़र कर देता हूँ कि ये x.com या आपकी वेबसाइट XYZ, उस पे ये लिंक मौजूद है, मैं वहाँ पे रेफ़र कर देता हूँ। तो ये आपका नेचुरल लिंक बिल्डिंग हो गई। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब वाक़ई में आपने अपनी एक ब्रांड रिकॉग्निशन बनाई है, अपनी अथॉरिटी डेवलप की है, कंटेंट क्वालिटी को फ़ोकस में रखा है और उस पे लोग आपसे मुतासिर हो रहे हैं, आपके कनेक्शंस में आ रहे हैं और आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। दूसरी है मैनुअली बिल्ड लिंक्स। मैनुअली बिल्ड लिंक्स कौन से होते हैं कि आप खुद से आउटरीच कर रहे होते हैं बैकलिंक्स के लिए, चाहे वो पेड होते हैं या फ्री भी हो सकते हैं। लिंक एक्सचेंज की सूरत हो सकती है, आप खुद से एफर्ट कर रहे होते हैं। पहले केस में जो है ना वो आपने अर्न किया, दूसरे केस में अब आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पेड है या फ्री हैं, और बैकलिंक्स के लिए आप जो एफर्ट कर रहे हैं वो आपके मैनुअल एफर्ट में आता है, मैनुअली बिल्ड लिंक्स में है। और तीसरी टाइप है सेल्फ क्रिएटेड लिंक्स। और सेल्फ क्रिएटेड लिंक्स क्या होते हैं कि आप खुद से जो बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे, फोरम्स पे और दीगर वेबसाइट पे जहाँ पे आपके पास एक्सेस होती है, जो आप खुद से एक्सेस कर रहे हो कि अपने लिंक बिल्ड कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट शेयरिंग हो गई, फाइल शेयरिंग हो गई, इमेज शेयरिंग हो गई, वीडियो शेयरिंग हो गई, जहाँ पे आपको शेयर कर सकते हैं, खुद से आप अपना लिंक लगा रहे हैं, तो उसको सेल्फ क्रिएटेड लिंक्स पे आप कंसीडर करते हैं। तो ये हमने ऑफिस जैसे कि डिटेल में लिंक्स वगैरह की टाइप्स भी जान ली हैं। अब यहाँ पे जो भी मैं बात करता था ब्लैक हैट एसईओ की, ब्लैक हैट एसईओ क्या होती है? एक वो तमाम स्ट्रैटेजीज़ जो कि गूगल की पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं और गूगल उसको एज़ अ वायलेशन मानती है, और उस वायलेशन की मुताबिक उसके अगेंस्ट आपको पेनलाइज़ करती है और पेनलाइज़ करने से आपकी साइट को डी-रैंक, डी-इंडेक्स कर देती है। तो ये वो टेक्नीक्स हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। इनमें को एग्ज़ाम्पल के तौर पर कीवर्ड स्टफिंग है, क्लॉकिंग है, लिंक फार्मिंग है और हिडन टेक्स्ट वगैरह, ये कोई 3-4 एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो गूगल को पसंद नहीं है। गूगल नहीं चाहता कि आप इसको फ़ॉलो करें, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ब्लैक हैट टेक्नीक्स होंगी। अब कीवर्ड स्टफिंग क्या है? कीवर्ड स्टफिंग है कि आपने गूगल को एक
पेज दिखा है जिसमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स लगे हुए हैं और गूगल उसको समझ रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा मालूमात है, एंड रिच आर्टिकल है, ये टॉपिक है जिस पे बात की जा रही है, लेकिन उस जगह पे यूज़र को वो नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत ज़्यादा कीवर्ड की स्टफिंग की गई और फिर अगली स्टेज है क्लॉकिंग है। उसमें क्या है कि सर्च इंजन के लिए एक अलग पेज बनाया गया है और यूज़र के लिए एक अलग पेज बनाया गया है। सर्च इंजन को दिखाया जा रहा है बहुत क्वालिटी कंटेंट है और उसको दिखाने के लिए अच्छा कंटेंट दिखाया गया है ताकि गूगल उसको सब में रैंक कर सके। इन एक्चुअल जब यूज़र लैंड होता है तो उसको कुछ और दिखता है। उस जगह पे एड्स हो सकते हैं, कोई रेफरल लिंक हो सकते हैं, कुछ ऐसी प्रोहिबिटेड आइटम्स हो सकती हैं, ग्रे निश की आइटम्स हो सकती हैं जिसको गूगल पसंद नहीं करती है, तो वो वहाँ पे हो सकती हैं। तो ये इंटेंशन होती है, ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जब आइडेंटिफाई होती हैं, तो फिर उसको पेनल्टी पड़ती है। लिंक फार्मिंग क्या है? इसको पीबीएन बोलते हैं, पीबीएन पे भी हमने आइंदा लेक्चर करना है। प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क है, ये क्या होता है, कैसे काम करता है? अगर आप किसी ब्लॉक नेटवर्क का पार्ट बनते हैं, गूगल उसको डिटेक्ट कर लेती है। नेटवर्क क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी साइट नेटवर्क कि किसी एक साहब का 300 साइट्स का उनका पीबीएन है, उनका नेटवर्क बना हुआ है। उस नेटवर्क पे आप राब्ता करते हैं, उनको पैसे देते हैं और वो आपकी इस साइट का लिंक अपने उस पीबीएन पे, उस नेटवर्क पे लगा देते हैं, जिससे आपकी साइट को अथॉरिटी ट्रांसफ़र होती है। आपका जो अथॉरिटी स्कोर है, आपका डोमेन रेटिंग है, वो 0 से बढ़कर किसी एक नंबर पे आ जाता है। तो गूगल जब इसको डिटेक्ट कर लेती है कि ये पीबीएन था और इन्होंने किसी ऐसी मेरी पॉलिसी की वायलेशन करते हुए खुद को बैकलिंक अपनी अथॉरिटी को इंक्रीज़ किया है, तो इस केस में उसको पेनल्टी पड़ सकती है। पीबीएन वाले को भी पड़ेगी और साइट को भी पड़ेगी पेनल्टी। पीबीएन बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और आपकी साइट को भी पेनल्टी पड़ सकती है कि आपने इसको वायलेट किया है। और हिडन टेक्स्ट क्या होता है? हिडन टेक्स्ट में आपने साइट का आपका व्हाइट पेज है फॉर एग्जांपल, उस पे व्हाइट टेक्स्ट के साथ ही आपने ढेर सारे कीवर्ड्स लगाए हुए हैं, जो यूज़र को तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब सर्च इंजन उसको क्रॉल करता है तो वो तो देख लेता है। उसको तो एक्चुअली अपनी आँखों से नहीं देखना, उसको तो रीड करना है। तो वो इस तरीके से भी ये स्पैमिंग की जाती है, स्पूफिंग की जाती है और ये स्टफिंग वगैरह, क्लॉकिंग, ये चीज़ें, ये ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। आप प्रोग्रामेटिकली जो काम कर रहे होते हैं अपनी साइट के स्टैट्स को दिखाने के लिए, वो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं, तो इसको आपने अवॉइड करना है। व्हाइट हैट एसईओ इसका उल्टा है कि वो तमाम पॉलिसीज़ जो गूगल के मुताबिक हैं, वो स्ट्रैटेजीज़ जो गूगल पॉलिसी के व्हाइट हैट एसईओ टोटली अपोजिट टू ब्लैक हैट एसईओ। ये तमाम ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो गूगल के पॉलिसीज़ के ऐन मुताबिक हैं और आप इंश्योर करते हैं कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जो गूगल पॉलिसी के खिलाफ हो, जिसकी वजह से मेरी साइट को कोई पेनल्टी रेज़ हो। और व्हाइट हैट एसईओ की जो स्ट्रैटेजीज़ है, यही हम सीख रहे हैं अपने इस लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में जो भी काम किया, वो तमाम व्हाइट हैट स्ट्रैटेजीज़ थी। व्हाइट हैट एसईओ में आप एग्जांपल के बारे में देख लीजिएगा, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स और रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ आप अपनी साइट को बिल्ड कीजिएगा, उनके लिंक्स बनाइएगा, अपने यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव रखिएगा और बैकलिंक्स नेचुरली बनाइएगा रादर देन कि उसको प्रोग्रामेटिकली या बल्क में एक दफ़ा में ढेर सारे जनरेट कर देना, तो ये भी एक जो सस्पिशियस एक्टिविटी कंसीडर की जाती है। ऑन पेज एसईओ पे फोकस कीजिएगा, मेटा टैग्स, ऑल्ट टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हम लर्न कर चुके हैं ऑन पेज एसईओ में, तो इन पे भी आपने फोकस ज़रूर करना है। ये वो तमाम स्ट्रैटेजीज़ हैं। यहाँ पे एक छोटा-सा कंपैरिज़न है, एथिक्स, फोकस, रिस्क वगैरह, ब्लैक हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ वायलेट करता है सर्च इंजन को, ये सर्च इंजन के साथ अलाइन होता है। फोकस, ब्लैक हैट मैनिपुलेट करता है एल्गोरिदम को और ये उसके एक्सपीरियंस और कंटेंट पे फोकस करते हुए अलाइन करता है सर्च इंजन की पॉलिसीज़ के मुताबिक। हाई रिस्क ऑफ पेनल्टी और डी इंडेक्सिंग, ब्लैक हैट एसईओ को हाई रिस्क रहता है, जहाँ पे यहाँ पे लो रिस्क रहता है। लो रिस्क का मतलब है फिर भी आपसे कुछ अनइंटेंशनली भी कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इसीलिए आपको ऑडिट करना पड़ता है अपनी साइट का, ताकि में से कोई साइट के कोई ऐसे लिंक्स बिल्ड ना हो गए हों जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो ना किया गया हो, स्पैमी लिंक्स ना हो चुके हों जिस पे गूगल माइंड करे। क्विक बट शॉर्ट लिव्ड और ये स्लो बट लॉन्गर लाइफ होती है इसकी। और ये इसकी टेक्निक्स क्या होती है, ब्लैक हैट में स्पैमी लिंक्स होते हैं, क्लॉकिंग, कीवर्ड स्टफिंग है, जबकि वहाँ पे क्वालिटी कंटेंट है आपके पास। वाइट हैट एसईओ में आपको ऑर्गेनिक बैकलिंक्स बनाने हैं और प्रॉपर यूज़र इंटरफेस बनाना है। जी, यहाँ पे हम प्रो टिप्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं एथिकल एसईओ सक्सेस के लिए।
कि एक तो आपको पेशेंट रहना है, कंसिस्टेंट भी रहना है और पेशेंट भी रहना है, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी है वो रातों रात काम नहीं करेगी। आस्ता-आस्ता उस पर समरात मिलेंगे आपको। अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज करें, कमेंट्स में, फोरम्स पे, सोशल मीडिया पे। ये आपकी लॉन्ग टर्म साइट की स्टैट्स के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी जो ब्रांड अवेयरनेस के लिए, उसकी साख के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ये काम अगर आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरी, आप स्टे इन्फॉर्म्ड रहिएगा, गूगल की जो पॉलिसीज़ हैं उसका अपडेट लेते रहिएगा, लर्न कीजिएगा। दूसरा, सोशल मीडिया पे जो एक्सपर्ट्स हैं एसईओ के, उनका फॉलो कीजिएगा ताकि वो भी इंटरप्रेट कर सकें पॉलिसीज़ पे, और उसके बारे में जो उन्होंने कोई एक्सपीरियंसेस किए हैं वो भी उन एक्सपीरियंसेस को भी वहाँ से शेयर करें, तो वहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं। और देखिए कि आपकी निश में जो दूसरे जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, और उनको अगर आप कम्पीट नहीं कर सकते तो फॉलो कर लीजिए। तो ये था आज का ऑफ पेज एसईओ का डिटेल्ड टॉपिक, जिसमें हमने डिटेल में बात की ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, इसका दूसरी एसईओ ऑन पेज टेक्निकल एसईओ के साथ क्या कंपैरिजन है, और ऑफ पेज एसईओ की कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं, कौन-कौन सी टाइप्स हैं, बैकलिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, एंकर टेक्स्ट क्या है। तो आज का लेक्चर आई गेस अभी तक गुज़िश्ता तमाम लेक्चर से सबसे ज़्यादा डिटेल था और लॉन्ग हो गया। आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो दोबारा से देखिए, इसको नोट्स बना लीजिए। सवाल होंगे, परेशान नहीं होना आपने, घबराना नहीं है। कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब मिलेगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस, हमारे लेक्चर्स, इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स, इसके अलावा भी लेक्चर्स मौजूद हैं हमारे चैनल पे, वेब डेवलपमेंट के मौजूद हैं, उसको आपको लर्न करने में मदद मिलेगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको लगता है कि ये यूज़फुल थी आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स के लिए हो सकती है, तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।